आप बल्क मटेरियल्स के बारे में जान चुके हैं या जानते हैं, उनके पार्टिकल साइज़ के बारे में भी जानते हैं। इसके अलावा ये भी आप जानते हैं कि नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं। आप ये भी जानते हैं कि जो एटम्स होते हैं उनके एनर्जी लेवल्स होते हैं। जब वो सॉलिड या मटेरियल के रूप में एग्जिस्ट करते हैं तो वो एनर्जी लेवल्स बैंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बैंड कैसा है, उसका बैंड गैप क्या है, उसके अलावा उसमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या हैं, पार्टिकल के साइज के चेंज होने से उसके बैंड गैप का क्या असर होता है, ये आइडिया आप रखते हैं। अब उसी से संबंधित कुछ और बातें आज डिस्कस करी जाएंगी। फुलरीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। करते हैं पहला क्वेश्चन। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जितने ज़्यादा कर लिए जाए उतना ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं। व्हेन पार्टिकल साइज ऑफ ए बल्क मटेरियल चेंजेस टू नैनो साइज। बेसिक बात पूछी जा रही है कि जब पार्टिकल साइज जो है बल्क मटेरियल का नैनो साइज में चेंज हो जाता है, देन कंटिन्यूअस डेंसिटी ऑफ स्टेट्स चेंजेस ओवर टू डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। इसका मैंने लिखने को तो हम दूसरी बात भी लिख सकते थे, लेकिन जगह कम होने की वजह से कन्वर्स ऑफ ए इज करेक्ट ये हमने लिख दिया है। इसका मतलब है कि ये चेंजेस कंटिन्यूअस की जगह हम डिस्क्रीट यहाँ कर दें। डिस्क्रीट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स चेंजेस ओवर टू कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल्स, ये लिख सकते थे। फिर हमने कन्वर्स ऑफ ए इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों हो सकते हैं या नन ऑफ दीज। वैसे इसका सही आंसर ए ही है कि जो कंटिन्यूअस डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होते हैं वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जब भी बल्क मटेरियल को नैनो मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है। ये आप ध्यान रखिए, बेसिक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, व्हेन पार्टिकल size becomes smaller than the orbital radius of the electron hole pair। अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर होता है किसी उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर से भी पार्टिकल साइज, क्या हमने पूछा, व्हेन पार्टिकल साइज बिकम्स स्मॉलर देन, उससे भी छोटा हो जाता है, उससे यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल कपलिंग वैनिसेस। इलेक्ट्रॉन होल जो कपलिंग होती है वो उसका क्या होता है, पहली बात कही जा रही है कि वो खत्म हो जाता है, वैनिसेस। दूसरी लिखी जा रही है द एक्साइटॉन एग्जिस्ट नो मोर, एक्साइटॉन्स की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। तीसरी बात है सी में, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बिकम इंडिपेंडेंट टू मूव, यानी जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर हो जाता है वो आत्मनिर्भर हो जाता है, इंडिपेंडेंट टू मूव। जैसे हमारी भारत सरकार की आत्मनिर्भर की स्कीम है, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी फॉलो करता है, डी और ऑफ दी अबव। वैसे इसका सही आंसर डी है। माने जो हमने ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी सारी बातें सही हैं, इसका मतलब ऑल ऑफ दी अबव है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन नैनो मटेरियल्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर हैव न्यू स्कीम ऑफ एनर्जी लेवल्स। दूसरे एंगल से कहा जा रहा है कि नैनो मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन होल पेयर नई स्कीम हो जाती है एनर्जी लेवल्स की। न्यू लाइंस अपीयर इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड सोर्स। नई लाइनें, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, आपने इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करने का वक्त है। आप बस समझते जाइए, उसी बेसिक को सीखते जाइए, बहुत सिंपल सा है। तो
जो स्पेक्ट्रम है, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, वो कैसा हो जाता है, ब्लू शिफ्ट होती है या रेड शिफ्ट होती है या दोनों होती है या नन होती है। वैसे इसका सही आंसर है ब्लू शिफ्ट। हमेशा के लिए याद रखिए कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, जब भी नैनो मटेरियल्स में कन्वर्ट हो जाता है बल्क मटेरियल, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर की नई स्कीम है एनर्जी लेवल्स की, उसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसमें ब्लू शिफ्ट देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फॉर स्मॉलर पार्टिकल्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज लेस इंटेंस विद ए ब्लू शिफ्ट, more intense with a blue shift. Both A and B are correct. Neither A nor B is correct. वैसे इसका सही आंसर है more intense। यानी जब वो नैनो मटेरियल में हो जाता है, ब्लू शिफ्ट तो होता ही होता है, उस पीछे क्वेश्चन में भी हम पूछ चुके हैं। साथ साथ जो स्पेक्ट्रम है वो मोर इंटेंस हो जाता है। लेस को आपको नहीं ऑप्ट करना है, आपको मोर इंटेंस देखेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 5, मोर इंटेंस विद ए ब्लू शिफ्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड फॉर ए पार्टिकल इज ड्यू टू। ये आगे की बात हम पूछ रहे हैं कि ये क्या होता है, ये होता क्यों है कि जो हमारा जो मोर इंटेंस होता है और ब्लू शिफ्ट भी होती है, उसका कारण क्या है, लेसर बैंड गैप या लार्जर बैंड गैप या डिजेनरेट एनर्जी लेवल्स या नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर ये है कि जो लार्जर बैंड गैप होता है उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन जो है मोर इंटेंस होता है और ब्लू शिफ्ट होती है। ये आपको लर्न करना है ड्यू टू लार्जर बैंड गैप। यानी कि जब नैनो मटेरियल बनता है तो जो बैंड गैप है वो बढ़ जाता है। शायद पिछले वाले में हम डिस्कस कर चुके हैं या उसका क्वेश्चन दे चुके हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। ये कार्बन से संबंधित आपने पढ़ाई है फुलरीन। तो हु डिस्कवर्ड फुलरीन, साइंटिस्ट का नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो पहला नाम है एच क्रोटो एंड रिचर्ड फेमैन। दूसरा में A.R. हिप्स है नंबर 1। अच्छा, बी में है पूरा हम लिख नहीं पाए हैं। बी में रिचर्ड फेमैन लिखा है हमने, या मैं एक कर लूँ रिचर्ड स्मॉली है यहाँ पर, रिचर्ड स्मॉली। और बी में हमने आर फेनमैन दिया था, फेनमैन। तो इसका सही आंसर है एच क्रोटो एंड रिचर्ड स्मॉली। ये किसी और जगह भी हमने पूछा था, लेकिन इन्होंने जो काम किया है वो फुलरीन की डिस्कवरी की थी और इनको भी बहुत सम्मान भी दिया जाता है। आप पढ़ चुके होंगे फुलरीन कितना इम्पोर्टेंट मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है C60 या कार्बन 60 इज ए स्फेरिकल मॉलिक्यूल हैविंग डायमीटर ऑफ अबाउट। कितने डायमीटर का उसका मॉलिक्यूलर डायमीटर होता है ये जानना जरूरी है। 1 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर या 0.5 नैनोमीटर। इसका सही आंसर होता है कि लगभग 1 नैनोमीटर डायमीटर का होता है C60 का जो मॉलिक्यूल होता है, उसका स्फीयर का डायमीटर 1 nm है। हमेशा याद रखिएगा, अबाउट 1 nm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8th क्वेश्चन। इस 8 में पढ़िए, each fullerene molecule is a composed of a group of carbon atoms। सिंपल सी बात है, that are bonded to one another to form both hexagon and pentagon geometrical configurations। इसमें हेक्सागन कॉन्फ़िगरेशन भी उसके अंदर होता है, कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन बनता है, और पेंटागन भी होता है। कंसिस्टिंग ऑफ, एक्चुअल गिनती हमको याद रखनी है। इसमें हमने गलत शरत भी जोड़ी होती हैं, जैसा ऑब्जेक्टिव में होता है कि 10 हेक्सागन्स होते हैं, 12 पेंटागन्स होते हैं या 15 हेक्सागन्स
12 पेंटागन्स होते हैं। इसका सही आंसर है 20 हेक्सागन्स होते हैं और 12 पेंटागन्स होते हैं। यही सी आंसर सही है। यानी कि जब हमारा की C60 बनता है तो उसमें जो एटम्स के जो अरेंजमेंट होते हैं वो हेक्सागन और पेंटागन का मिक्सचर होता है, और उसमें 20 हेक्सागन्स होते हैं और 12 पेंटागन्स होते हैं। कार्बन C60 का जो कॉन्फ़िगरेशन है फुलरीन में, उसमें 20 हेक्सागन्स और 12 पेंटागन्स होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें द फुलरीन मॉलिक्यूलर सरफेस एग्जिबिट्स द सिमेट्री ऑफ, किसकी सिमेट्री शो करता है? टेनिस बॉल की या क्रिकेट बॉल की या सोसर बॉल की या नन ऑफ दीज। इसको आप सोसर बॉल टिक कर लीजिए। जो उसका स्वरूप बनता है, इस जो है बॉल से जो तुलना की जाती है सोसर बॉल से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमने यहीं से शुरू कर दिया है। द मटेरियल कंपोज्ड ऑफ C60 मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन, क्वेश्चन समझते चलिए। द मटेरियल कंपोज्ड ऑफ C60 मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन 60 कार्बन एटम्स, बताइए आपको, फॉर्मिंग ए स्फेरिकल स्ट्रक्चर नोन एज बकमिंस्टर फुलरीन। इसको कहा जाता है इन ए नेटवर्क ऑफ, कौन सा नेटवर्क होता है? sp1 बॉन्डिंग होती है उसमें, या sp2 बॉन्डिंग होती है, या sp3 बॉन्डिंग होती है, नन ऑफ दीज होता है। हमें ये याद रखना है कि फुलरीन में ये सारे हम आज जो सामने आपके क्वेश्चंस रख रहे हैं बेसिक क्वेश्चंस हैं। मेरे हिसाब से इतने में आपका काम चल जाना चाहिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो नेटवर्क बनता है उसमें आपने थोड़ी बहुत तो केमिस्ट्री पढ़ी होगी, sp1 sp2 sp3 हाइब्रिडाइज ये सब करके पढ़ा होगा। तो इसका सही आंसर है, टाइम वेस्ट ना करें, sp2 बॉन्डिंग है, इसको आप लग कर लीजिएगा। ना sp1 है इसमें, ना sp3 है, sp2 बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुडे वी फाइंड द प्रेजेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फ्लोरीन नेस एज, कैसे देखते हैं? कार्बन आज मतलब C60 के अलावा भी रिसर्च करके लोगों ने जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बनाए हैं। ये हमें जानना है कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं। C36 C70 यानी C60 के अलावा C70 C80 C100 C120 हमने यहाँ लिखा ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। माने आज की डेट में फाइंड द प्रेजेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फुलरीन्स एज, कौन कौन सी फुलरीन है? सिर्फ C60 ही नहीं है, C36 भी है, C70 भी है, C80 भी है, C100 भी है, C120 भी है, C60 तो है ही है। तो ऑल ऑफ दीज ये भी जाननी चाहिए थी चीज। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एज ए प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड C60, हम प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड को कंसीडर करें, C60 मटेरियल इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग मटेरियल। आपको पता है कि C60 जो है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है कि C60 जो है इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। हाउएवर विद प्रॉपर इम्प्योरिटी एडिशंस, अगर इम्प्योरिटी डाल लें यानी डोप करें, इट कैन बी मेड हाईली कंडक्टिव बनाया जा सकता है, या कंडक्टिंग बनाया जा सकता है, सेमी कंडक्टिंग बनाया जा सकता है, या सुपर कंडक्टिंग बनाया जा सकता है, जिसकी जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो 50 के आसपास, यानी अच्छा टेम्परेचर बनाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। इस तरीके से आप इनको पढ़ सकते हैं। 12 क्वेश्चंस हमने बड़े इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस फुलरीन और जनरल क्वेश्चंस आपके सामने रखे। अब हम कुछ और क्वेश्चंस सामने ले रहे हैं। वो कार्बन नैनो ट्यूब से संबंधित बेसिक क्वेश्चंस देख लीजिए, आपको आसानी होगी, बहुत आसानी होगी।
आप अगर इस तरीके से जैसा हमने इसमें दिया हुआ है, मेरा अंदाजा है कि आप मोर देन 80% मार्क्स कुछ भी ना पढ़ें, उन्हीं क्वेश्चन से कर लें और थोड़ी समझदारी का परिचय दें तो निश्चित रूप से आप मोर देन 80% मार्क्स ला सकते हैं, भरोसा करें तो। क्वेश्चन नंबर हम 13 देख रहे हैं। ए फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन नैनो ट्यूब से CNT पे बेस्ड है, ये ध्यान रखिएगा। ए फॉर्म ऑफ कार्बन, मैं कहीं कहीं पे छोटा करके लिखूंगा, इन विच द एटम्स आर लिंक्ड, इन विच द atoms are linked by a cylindrical framework, मैंने इस ढंग से क्वेश्चन बनाए हैं कि आप उसके बेसिक भी समझ लें। आपने देखा होगा कि मैं क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज़्यादा फिजिक्स जो बेसिक होती है वो लिखता हूँ। ए फॉर्म ऑफ कार्बन in which the atoms are linked by a cylindrical framework with diameter ये भी तो बताना पड़ेगा कि नैनोमीटर में होता है, of only a few nanometer, of only a few nanometer is known as, यह हमने बेसिक डेफिनेशन पे क्वेश्चन आपके सामने रखा। बकी ट्यूब, CNT, शॉर्ट में लिख दिया कार्बन नैनो ट्यूब। Both A and B above, both A and B, or none of these, इसका सही आंसर निश्चित रूप से CNT है। हम CNT की बेसिक डेफिनेशन ही दे रहे हैं इसमें, तो CNT है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। CNT स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ, ये CNT स्ट्रक्चर से संबंधित बनाया, स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या कंसिस्ट करता है? सिंगल शीट ऑफ ग्रेफाइट, सिंगल शीट, पहला ऑप्शन दे रहा हूं, सिंगल शीट ऑफ ग्रेफाइट, सिंगल शीट ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की सिंगल शीट होती है इसमें, rolled into a tube, rolled into a tube, बी में लिखा है बोथ ends ऑफ द ट्यूब, बोथ जो ट्यूब तो बन गई, बोथ ends ऑफ द ट्यूब आर कैप्ड, कैप लगा दी, कैप्ड with C60 fullerene hemispheres, कहने का मतलब एक सीट ली और इसको एक ट्यूब के रूप में
रोल किया। अब ये जो है यहाँ पे फुलरीन पूरी बॉल जो होती है उसका आधा इधर आधा इधर, तो दोनों एंड जो है क्लोज्ड हो गए, या एक में है वन एंड पे हेमिस्फीयर है, एक ओपन है, या दोनों ही ओपन हो सकते हैं। ये बात स्ट्रक्चर में है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा CNT के बारे में। तो इसमें यही चीज़ लिखी है, फुलरीन हेमिस्फीयर CNTs कैन बी आइदर ओपन, सी में हमने लिखा CNTs का मतलब शॉर्ट में लिख रहे हैं आर, CNTs कैन बी either open at their ends or kept at one or both ends, or kept at one or both ends। पूरी कहानी इस क्वेश्चन के माध्यम से CNT के बारे में हमने बताई, और डी में हमने लिख दिया ऑल ऑफ द एबव। आप समझ ही गए होंगे कि इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव। मैंने क्वेश्चन इसलिए कि इस बहाने आप देख लें, इसी में 2-3 क्वेश्चन काट के बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपको चूँकि नॉलेज होनी चाहिए, अगर नॉलेज है तो वहाँ पे क्वेश्चन को आप ऑलरेडी स्वयं अपने विवेक से पहचान लेंगे, और जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी उसमें सही ऑप्शन आप चूज कर पाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन बनाए हैं, बेसिक हैं। 15 लेते हैं। यंग मॉडुलस का आइडिया होना चाहिए। यंग मॉडुलस of CNT is about 2 megapascal, 2 megapascal B 200 gigapascal, C में है 1 terapascal, और फिर हमने डी में नैनो ट्यूब ले लिया है। हमको एक डाटा मिला, उससे हमने इस क्वेश्चन को बनाया। इसकी वैल्यू 1 टेरापास्कल होती, याद कर लीजिए कि यंग मॉडुलस की वैल्यू जो है, यंग मॉडुलस की कार्बन नैनोट्यूब की अच्छा खासा इलास्टिक होता है, अच्छी इलास्टिसिटी है, ये आपने देखा। 1 टेरापास्कल आप यंग मॉडुलस इसका याद रखिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं, इसी से आगे मिलता The estimated tensile strength, tensile strength of CNTs is about 200 megapascal and pascal, B में 200 gigapascal, 200 नैनोपास्कल, कुछ भी लिखा जा सकता है, गलत में तो नैनोपास्कल, none of these। इसका सही आंसर है 200 गीगापास्कल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं।
some well-known methods or some well-known methods of producing CNTs, ये भी इनके नाम याद कर लीजिए आप, producing CNTs are, कौन कौन से हैं या कौन सा है इसमें, मैकेनिकल मिलिंग याद कर लीजिए, क्वेश्चंस में कहीं कहीं मिस्टिंग होगी, एक आइडिया रहना चाहिए। अल्ट्रासोनिक बाथ एंड अल्ट्रासोनिक बाथ सी में है पॉलीमेरिक रेजिन, और हमने यहाँ पे सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़े से ऑप्शन गलत दे दिया हूँ। सम वेल नोन मेथड्स की जगह पे आप CNTs आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, CNTs आर ऊपर चेंज कर लीजिए, CNTs आर extraordinarily flexible, बहुत फ्लेक्सिबल होती है। दे कैन बी बेंट मैकेनिकली बाय, दे कैन बी बेंट मैकेनिकली बाय ये मेथड्स हैं, और इसका आंसर है ऑल ऑफ दी एबव। बहुत फ्लेक्सिबल होती है, और लेकिन उनको बेंड कराया जाता है इन मेथड से। एक मैकेनिकल मिलिंग मेथड है, अल्ट्रासोनिक बाथ है, या पॉलीमेरिक रेजिन है, या ऑल ऑफ दी एबव है। ये इसका सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 हम क्वेश्चन ऑलरेडी लिख चुके थे, दोबारा लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो छूट गया था, some well-known methods of producing CNTs are arc discharge, पायरोलिसिस। क्या ये दोनों हैं या नहीं? पायरोलिसिस बी में हमने लिखा पायरोलिसिस लेजर वेपोराइजेशन, पायरोलिसिस और वेपर लेजर वेपोराइजेशन, आर्क डिस्चार्ज, इलेक्ट्रोलिसिस, और डी में ऑल ऑफ दी एबव। ये क्वेश्चन नंबर 18 हुआ। तो
एक्चुअली है क्या, आर्क डिस्चार्ज मेथड यूज होता है, पायरोलिसिस भी होता है, लेज़र वेपराइजेशन से भी हम CNTs बनाते हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रोलिसिस से भी बनाते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव, यहाँ कंफ्यूज हमने सिर्फ 2 मेथड से करने की कोशिश करी कि ये मेथड होते हैं। एक्चुअली ये दोनों होते हैं, ये भी दोनों होते हैं, ये भी दोनों होते हैं, ये भी, मतलब सारे होते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ सामने आपके रखे 1 2 3 4 मेथड हमने आपके सामने रखे हैं। तो इस तरीके से हमने करा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट और लिख लेते हैं। इसी में 19 है, और बस यही ख़त्म करते हैं। नैनो ट्यूब्स हैव, सॉरी ये हम ऑप्शन में ले जाते हैं, हैव ए हाई स्ट्रेंथ, have a high strength weight ratio, high strength to weight ratio, to weight ratio। B में है are useful in light weight applications, are useful in light weight, माने जहाँ पे ऐसे मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं बहुत ही हल्के हों, लाइट वेट एप्लीकेशंस। कौन सी चीज़ इसमें सही है? सी में है दिस वैल्यू इज, दिस का मतलब हुआ ये जो स्ट्रेंथ होती है उसकी, दिस वैल्यू 200 टाइम्स दैट ऑफ, दिस वैल्यू इज 100 times that of steel, that of steel। माने स्ट्रेंथ, दिस वैल्यू का मतलब स्ट्रेंथ वैल्यू जो होती है इसकी, CNTs की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब स्टील के साथ, स्टील से 100 टाइम्स ज़्यादा होती है, 100 टाइम्स दैट ऑफ स्टील। और बी में लिखा ऑल एवर। तो ये है कि हैव हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, ये बात सही है। हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो माने वेट बहुत कम है, स्ट्रेंथ हाई है और वेट बहुत कम है, तो इसका रेशियो भी ज़्यादा होता है। और जहाँ लाइट वेट एप्लीकेशन से वहाँ यूज़ किया जाता है, इसकी जो स्ट्रेंथ की वैल्यू है स्टील के तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। इस प्रकार से ऑल ऑफ दी एवर। अब जो है हमारे सामने ग्रेफीन और कुछ जनरल टॉपिक्स हैं, उनको करके मैं फिनिश कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं आज ही अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।